हम बात कर रहे थे समाजशास्त्र की, जिसमें हमने समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषा और उसके क्षेत्र को समझा और उसके बाद हमने समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो आपत्तियां हैं उनके बारे में। कुछ विचारकों की मान्यता है कि प्राकृतिक विज्ञानों का लक्ष्य कारण संबंधी व्याख्या प्रस्तुत करना है, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विज्ञानों का लक्ष्य अर्थ का निर्वचन करना या उसे समझना है। वे समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं, इनकी वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति उठाते हैं। उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियां निम्न प्रकार से हैं। पहला है वैषयिकता का अभाव, अर्थात तटस्थता का अभाव। वैषयिकता या तटस्थता का अर्थ पक्षपात रहित अध्ययन से है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक तर्क यह दिया है कि यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी अध्ययन वस्तु का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता। इसका कारण यह दिया जाता है कि समाजशास्त्र जिस समाज, जाति, परिवार, धर्म, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करता है, वह स्वयं भी इसमें भागीदार होता है, इनका एक अंग होता है। अतः इन सब के वस्तुनिष्ठ अध्ययन में उसकी स्वयं की रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत विचार बाधक हैं। यदि इसका मूल्यांकन किया जाए तो ये बात सामने आती है कि इतना सही है कि जितनी वैषयिकता या तटस्थता प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती है, उतनी समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समाजशास्त्र में वैषयिकता का अभाव है। आज समाजशास्त्र ने भी ऐसी पद्धतियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से व्यक्तिगत पक्षपात को अध्ययन में बाधक बनने से रोका जाता है। दूसरी बात करते हैं सामाजिक घटनाओं की जटिलता की। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है जो कि काफ़ी जटिल है। एक ही सामाजिक प्रघटना अनेक कारणों से घटित होती है और उन सभी कारणों और उनमें से प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करना बहुत कठिन है। समाजशास्त्र के लिए जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके पीछे अनेक कारण होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके विपरीत भौतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके विभिन्न कारणों को पृथक किया और प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व का पता लगाया जाता है। जटिलता किसी भी अध्ययन वस्तु के विज्ञान कहलाने में बाधक नहीं है, यदि अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए तब वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए अध्ययन करे। कोई भी घटना या वस्तु उसी समय तक जटिल महसूस पड़ती है जब तक कि उसके संबंध में पूर्ण जानकारी या ज्ञान नहीं हो। एक विदेशी भाषा हमारे लिए बहुत जटिल हो सकती है यदि हमें उसके संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं है, परंतु उसे सीख लेने और उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करने पर जटिलता दूर हो जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता इसमें बाधक नहीं है। तीसरी बात कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह भी उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, अर्थात ये बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में संयुक्त परिवार, जाति, धर्म का स्वरूप आज ठीक वैसा नहीं है जैसा वैदिक युग में था तथा आने वाले समय में भी इसमें परिवर्तन होगा। तो इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यद्यपि यह बात सही है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, परंतु साथ ही यह भी सही है कि भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों के उपरांत भी जब उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जा सके।
इसके अलावा जो अगली आपत्ति है वो यह है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह भी उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता, एकरूपता या समानता का अभाव पाया जाता है तथा सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयां पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती। प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए होती हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती है। तो सार्वभौमिकता के अभाव के बारे में स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किए जा सकने की बात अपने आप में तर्कहीन है। समाज में समानताएं और भिन्नताएं दोनों ही पाई जाती हैं, अतः यह कहना गलत है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता, एकरूपता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसके अलावा समाजशास्त्री भी अन्य वैज्ञानिकों के समान वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसके अलावा अगली आपत्ति उठाते हुए कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई है। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले यह मानते हैं कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त है, गुणात्मक है। अपनी इस प्रकृति के कारण ही सामाजिक घटनाओं को लंबाई, चौड़ाई या वजन के आधार पर नापा तोला नहीं जा सकता। इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में नाप तोल संभव है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में निकाले गए अधिकतर निष्कर्ष अनुमान और अवलोकन पर ही आधारित होते हैं, अतः उनमें वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। तो इस आपत्ति के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध उपयुक्त आरोप सही नहीं है। सर्वप्रथम तो विज्ञान के लिए माप कोई आवश्यक तत्व नहीं है, केवल एक सहायक तत्व है। फिर समाजशास्त्र ने भी अपनी ऐसी प्रविधियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से सामाजिक घटनाओं का माप काफ़ी सीमा तक संभव है। इसके अलावा कार्य कारण संबंध का अभाव। वैज्ञानिक सदैव यह जानने में रुचि रखते हैं कि कोई वस्तु ऐसी क्यों है, अर्थात वे घटना या कार्य के कारण जानने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी ज्ञान के विज्ञान कहलाने के लिए उसमें कारणता संबंधी गुण का होना आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि किसी कार्य या घटना के पीछे क्या क्या कारण हैं। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्ति यही उठाई जाती है कि इसमें कार्य कारण संबंध का अभाव पाया जाता है। तो इसके बारे में लिखते हैं कि उपयुक्त आरोप सही नहीं है। आज समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने की स्थिति में है। मैकाइवर तथा दुर्खीम आदि ने समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंध की खोज पर विशेष जोर दिया है। अगली आपत्ति यह उठाते हैं कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक प्रमुख आरोप यह लगाया जाता है कि इसके पास भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किया जा सके। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगशाला के अभाव में प्राप्त निष्कर्षों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। तो इस आपत्ति को दूर करने के लिए लिखते हैं कि यह बात सही है कि अन्य भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र के पास कोई बंद कमरे वाली प्रयोगशाला नहीं है। इसका अर्थ यह तो नहीं लगाया जा सकता कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। गिलिन ने लिखा है कि प्रयोगशाला पद्धति सूक्ष्म या यथार्थ अवलोकन की एक सामान्य प्रणाली मात्र है। समाजशास्त्र में अवलोकन विधि को काम में लेते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार की है कि उसे बंद कमरे या प्रयोगशाला में रखकर अध्ययन करना संभव नहीं है। किसी सन्यासी, डाकू या अपराधी का अध्ययन करना हो तो उसके चारों ओर की स्वाभाविक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, न कि किसी बंद कमरे में।
तो ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज ही है। इसके अलावा आपत्ति दर्ज करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। तो समाजशास्त्र वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जाती है कि यह भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। इसके नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं हैं जिन्हें सभी समाजों में और कालों में लागू किया जा सके। इसके विपरीत प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों के नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं। उदाहरण के रूप में अग्नि में हाथ देने पर वह जलेगा ही, इसी प्रकार पानी में कागज डालने पर वो गलेगा ही। यह बात सभी स्थानों और कालों के लिए सत्य है। समाजशास्त्रीय नियमों में निश्चय पूर्वक भविष्यवाणी करने की क्षमता का अभाव है। तो इस आपत्ति को दूर करने के लिए वो लिखते हैं कि भविष्यवाणी करने की क्षमता सीमित योग्यता न केवल समाजशास्त्र में बल्कि प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों तक में पाई जाती है। उन विज्ञानों के द्वारा निकाले गए अनेक निष्कर्ष सत्य नहीं होते। कई भविष्यवाणियाँ गलत प्रमाणित होती हैं। उदाहरण के लिए मौसम विज्ञान द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ कई बार गलत होती हैं, फिर भी वह एक विज्ञान तो है ही। भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता के बावजूद जब कई विषयों को विज्ञान माना जा सकता है तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त विवेचन के इस आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितने निश्चित प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान है। इसी कारण समाजशास्त्र को व्यावहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। तो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है? समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? इन प्रश्नों का उत्तर रॉबर्ट बी स्टीड ने इस प्रकार दिया है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। इसके अलावा समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। अर्थात समाजशास्त्र में पक्षपात रहित होकर घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का उत्तर नहीं देता। इस प्रकार समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यावहारिक विज्ञान। इसके अलावा समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है जो कि अमूर्त है, अतः यह एक अमूर्त विज्ञान है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र विशेष घटनाओं या व्यक्ति के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, वरन यह तो समाज की सभी घटनाओं का सामान्य रूप से अध्ययन करता है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र अपना अध्ययन वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर करता है। अनुभवात्मक अध्ययन एवं परीक्षण से तथ्यों का संकलन करता है। यह भावात्मक आधार पर अध्ययन नहीं करता। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकृत, तार्किक और अनुभवात्मक तथा सामान्य विज्ञान